हमारे साथ सेफोलॉजिस्ट अमिताभ तिवारी जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे तस्वीर जरा लेकर आए जी। राशिद किदवई सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक रजत सेठी और अक्षत गोयल इलेक्शन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। सवाल यही है अमिताभ जी, आप तो देखिए पश्चिम बंगाल में ही मौजूद हैं, वोटर से बात कर रहे हैं, रीजन की नब्ज समझ रहे हैं। अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सरकार बनानी है तो कहा यही जा रहा है कि स्ट्राइक रेट इस बार 70% का करना होगा और सबसे ज्यादा हासिल करने का स्कोप भी पहले चरण के ही चुनाव में है। कितना आगे बढ़ सकती है बीजेपी? देखिए, यहां पर जैसा आपने बताया है कि जो फर्स्ट फेज है उसमें 2 जिले खास करके जो आपने नॉर्थ बंगाल से दिखाए हैं, उत्तर दिनाजपुर और मालदा, यहाँ पर तो स्ट्रक्चरली डिसएडवांटेज है बीजेपी को, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी जो है वो 50% से भी अधिक है। बाकी जितने भी जिले आपने दिखाए हैं नॉर्थ बंगाल में, उसमें बीजेपी का जो है वो स्कोप है और उसमें से ऑलरेडी वो अच्छी खासी सीटें उन बाकी जिलों में वो जीत चुकी है। जो स्कोप लार्जली आता है वो आएगा आपको जो मेदिनीपुर का जो क्षेत्र है, जो शुभेंदु अधिकारी जी का क्षेत्र है, वहां पर 56 सीटें हैं। वहां पर टीएमसी को पिछली बार 33 और बीजेपी को 23 सीटें मिली थी। यहां पर मुस्लिम आबादी पूरे राज्य में सबसे कम है, 10%, जो पूरा जोन है। और यहां पर एसआईआर में एडिशंस हुए हैं वोटर के, डिलीशंस नहीं हुए। ये एक यूनिक जोन है जहां पर एडिशन हुआ है। तो यहीं पर जो है जो 56 सीटें हैं, क्योंकि यहां पर स्ट्रक्चरली डिसएडवांटेज नहीं है बीजेपी, यहां मुस्लिम आबादी 10% के ही करीब है लगभग ऑन एन एवरेज, तो यहीं पर जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जो हैं वो बीजेपी को जीतनी पड़ेंगी। जो 33-23 लास्ट था, जो 10 सीटों से पिछड़ रही थी भाजपा, उसको या तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा या और भी 40-16 या 35-20 इस तरह के फॉर्मूले पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पोलराइजेशन एक मैटर है, हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा है। बात आप ठीक कह रहे हैं सर, मैं लेकिन 2024 के जो लोकसभा चुनाव के नतीजे देख रही हूं राशिद जी, उन नतीजों के हिसाब से जो मैं वोट परसेंटेज भी देख रही हूं, वो वोट शेयर 39 और 34 का है, यानी 39% टीएमसी का, 34% बीजेपी का। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों के लिए कह दूं कि ये मैं 2024 के जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसके परसेंटेज जो है यहां पर कोट कर रही हूं। तो राशिद जी, कूच बिहार से लेकर मालदा तक अगर बीजेपी को कोई फायदा हो सकता है तो इसी परिस्थिति में हो सकता है कि मुस्लिम वोटों का बिखराव हो जाए। इस पर हम हालांकि पहले लंबी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन रायगंज, बालूरघाट, मालदा नॉर्थ, यहां पर यह हो चुका है, वोटों का बिखराव हो चुका है। अगर ये इस बार भी होता है तो हो सकता है बीजेपी के पास एक चांस हो, बीजेपी निकल जाए यहां से भी। जी मीनाक्षी, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो भाजपा के लिए एक सुखद एहसास होने की बात ये होगी कि वहां बड़ा स्टेटमेंट लगेगा कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी हो। अगर कांग्रेस को यहाँ अच्छी बड़ी तादाद में वोट मिले तो उससे जो है भाजपा को ताकत मिलेगी, मजबूती मिलेगी। और आप जैसे जानती हैं कि मौसम नूर जो एक वहां की बड़ी लीडर है, वो तृणमूल छोड़ करके वापस कांग्रेस पार्टी में आई है और उनके परिवार का भी वहाँ बहुत दबदबा है और अभी वहाँ गमी भी हुई है। तो जो गनी खान चौधरी के भाई जो थे अबू हासिम, वो भी गुजर गए हैं, तो थोड़ा सा एक सिंपैथी फैक्टर भी वहाँ लोकल लेवल पे रहेगा। तो यहाँ पर लेकिन वहां पर भी दांव क्या है कि कांग्रेस परफॉर्म अच्छा करे। और यही एक भाजपा के लिए बंगाल में बहुत बड़ी विडंबना है कि उन्हें लगता है कि वाम दल और कांग्रेस जो है अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उससे जो है भाजपा को मजबूती मिलेगी कि वो ममता के वोट काटे। लेकिन भाजपा के पास चुनौती बहुत है। अमिताभ अभी बता रहे थे और मैंने ध्यान से सुन रहा था कि देखिए, जब पिछली बार इतने दमखम से लड़े तो भी ममता बनर्जी को जहां 90% बहुसंख्यक है वहां भी 50% की कामयाबी नहीं मिली। और ये मैं हर बार आपके शो में मीनाक्षी यही कहता हूं कि यही भाजपा का सबसे बड़ा चैलेंज है। बाबरी मस्जिद की बात करना, हुमायूं कबीर की बात करना, उसकी कोई वहां पर रेलेवेंस नहीं है। देखिए, एक बंगाली आइडेंटिटी होती है और बंगाली भाषा का, मीनाक्षी, क्योंकि आप पूरे देश में जाती रहती हैं, जो भाषा के आधार पर जो प्रदेश होते हैं वहां उस भाषा में संवाद करें तो उसी का इम्पैक्ट होता है।
नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता है, अमित शाह जी बहुत अच्छे वक्ता है, लेकिन बंगाल में अगर आप बांग्ला भाषा में बात नहीं करें, मतलब पॉलिटिकल उसके लैंग्वेज में, तो जी उसका इम्पैक्ट आधा अधूरा होता है। यही चीज गुजरात में भी होती है, और यही चीज केरल तमिलनाडु में भी होती है, यही चीज कुछ हद तक पंजाब में भी होती है। तो ये लिंग्विस्टिक स्टेट में बहुत बड़ा एक चैलेंज है, और एक ऐसा भाजपा को एक लीडर की तलाश है, और अभी मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी से वो तलाश पूरी नहीं हुई है कि वो हर इलाके में जो बंगाल के जो अलग अलग रीजन है वहां का वो नहीं, एक बड़ा ये नेता तो हो, बात बड़ा हम चेहरा जानते हो। ही हैं कि 294 में से अगर सीटों की बात की जाए तो 215 सीटें ही ऐसी है जहां पर बीजेपी के पास उनका अपना संगठन है, जहां पर उनकी ताकत है। उसके बाद तो फिर ये लड़ाई बहुत मुश्किल है। 80 सीटें तो ऐसी है जहां पर उनके पास अपना संगठन नहीं है, नेतृत्व नहीं है, वहां ताकत नहीं है। इसलिए हम भी समझ रहे हैं अक्षत जी की जो कुछ भी बीजेपी हासिल कर सकती है वो इसी पहले चरण में हासिल कर सकती है। दूसरा चरण तो वैसे भी डेफिनेटली अब उनके लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है बीजेपी के लिए। डेफिनेटली सही बोल रही हैं। पिछली बार जैसे फेज 1 के अंदर 59 सीटें भाजपा की आई थी आउट ऑफ 152 सीट्स जो अभी चुनाव के लिए जाएंगी। अभी उसमें भी अगर हम लोग उसको फर्दर ब्रेक करते हैं तो नॉर्थ बंगाल का जो आप एरिया बोल रही हैं, दार्जिलिंग वाला साइड हो गया, मालदा वाला साइड हो गया, नॉर्थ बंगाल के क्षेत्र में, तो भाजपा की वहां पर 30 सीटें आई थी। अब भाजपा का जो मैक्सिमम अपसाइड है वहां पर वो 8 से 10 सीटों का है। तो हमने इसकी कुछ वहां पर फील्ड में सर्वेस किए, मॉडलिंग की डेटा की, तो भाजपा वहां पर मैक्सिमम 30 से लेकर 40 तक जा सकती है। बट भाजपा का जो ग्रोथ होना है वो अब ईस्टर्न साइड से होना है। बीरभूम साइड हो गया, मेदिनीपुर साइड हो गया, तो जहां पर शुभेंदु जी आए हैं, पार्टी में ग्रो कर रहे हैं पिछले 5 साल से कार्यकर्ता, और यहाँ पर उन्हें जोड़ रहे हैं, तो नॉर्थ में तो और ग्रोथ का स्कोप रहा ही नहीं है। भाजपा ऑलरेडी एक पॉइंट के आसपास है कि जहां पर 7-8 सीटें और मतलब बढ़ा लेंगे, बट उससे वो लोग 100 के पार नहीं जाएंगी। 100 के पार जाना है तो बीरभूम, मेदिनीपुर, झरग्राम, पुरुलिया, इस क्षेत्र के अंदर भाजपा को और अच्छा करना पड़ेगा। तो हम एक और काम इसमें करते एक और हैं। पॉइंट ऐसा जी है जी कि जी 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 बात पूरी कर लें आप। 59 सीटें हम्म, आई थी, 59 सीटें आई थी, तो 2021 के चुनाव में ही आप अगर 5% वोट शेयर भाजपा का आप बढ़ा देंगी और टीएमसी से कम कर देंगी, तो भाजपा इसी पर 100 पार हो जाएंगी फेज 1 के अंदर। मतलब भाजपा 103, 104, 105 तक पहुंच जाएंगी। तो भाजपा को बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये जो 5% स्विंग की बात है, तो 15 साल का एंगर है लोगों ये एंटी टीएमसी के अगेंस्ट, इनकम्बेंसी तो आप कह रहे हैं बहुत कि ज्यादा वो स्विंग काम स्विंग कर की यहाँ पर सकती जरूरत है। नहीं है भाजपा को। ठीक मतलब भाजपा को बहुत एक ठीक। नॉर्मल स्विंग देखना है बस मैं अपने अब लिए। इसलिए दक्षिण बंगाल की बात कर लेती हूँ। नॉर्थ बंगाल बीजेपी के लिए जैसा मैं आप तीनों को सुनकर समझ पा रही हूँ कि ऑलरेडी सैचुरेशन पॉइंट पर है। इसके बाद अगर ज्यादा से ज्यादा बढ़त हो भी जाती है तो 2-3 सीट से ज्यादा की नहीं हो सकती। असली मुश्किल कहाँ है? वो चुनौती दक्षिण बंगाल में है। आइए एक बार फिर से आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलती हूँ। साउथ बंगाल की 58 सीटों पर मतदान होने जा रहा है और कल 152 में से साउथ बंगाल की 58 सीटें भी हैं। 2021 के चुनाव की अगर हम बात करें तो इन 58 सीटों में से 13 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन टीएमसी के मुकाबले ये कितनी कम है आप इस नंबर को ही देख ले। 45 सीटें जहां पर टीएमसी विजय हुई थी। अब साउथ बंगाल में मुर्शिदाबाद जैसा घनघोर मुस्लिम बहुल आबादी वाला जिला है। मुर्शिदाबाद में कुल 22 सीटें हैं। 21 के चुनाव में बीजेपी को यहां पर मात्र 2 सीट मिली थी। साउथ बंगाल के हिंदू आबादी वाले जिलों में भी बीजेपी की लड़ाई बहुत टाइट है। बीरभूम को ही ले लीजिए, यहां हिंदू की आबादी कितनी है आप देखें, 62% हिंदुओं की आबादी है। लेकिन 2021 के चुनाव में बीरभूम की ही 11 में से 10 सीटों पर जीता कौन? टीएमसी। मात्र 1 सीट बीजेपी हासिल कर पाई। अब 9 सीटों वाले पश्चिमी बर्धमान की बात करें तो पश्चिम बर्धमान की 9 सीटों में से मुकाबला टीएमसी के पलड़े ज्यादा बेहतर रहा। 6 सीटें यहां से टीएमसी ने निकाली, 3 सीटों पर बीजेपी जीती, जबकि हिंदू आबादी देखिए कितनी है, 78% है। अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे हमारे जो मेहमान हैं वो ये कह रहे हैं कि मेदिनीपुर ऐसा क्षेत्र है जहां पर बीजेपी और गेन कर सकती है। 16 सीटों में से बीजेपी 7 सीटों पर जीती थी और टीएमसी ने 9 सीट हासिल की थी। 85% यहाँ पर हिंदुओं की आबादी है। क्या ऐसे में मेदिनीपुर, बर्धमान, बीरभूम, यहाँ से बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही है कि इस बार उनका स्ट्राइक रेट पिछली बार के मुकाबले बेहतर होगा? अमिताभ जी, देखिए, जो 58 सीटें आप कह रही हैं इसमें से क्लियरली 22 सीटें जो मुर्शिदाबाद की है
उसको हटा दिया जाए तो 36 सीटें बचती हैं, उसमें से सिर्फ 11 मुझे लगता है कि बीजेपी को आपने पिछली पहले बार उसे ओमिट कर दिया, कोई चांस ही नहीं है बीजेपी का यहाँ पर? मुश्किल है, मतलब 2-3 सीट इधर उधर जरूर हो सकता है, या कोई अदर्स अगर कांग्रेस मान लेते हैं कुछ सीटें जीत जाती है, जी। क्योंकि एसआईआर में डिलीशंस जब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में मुस्लिम समाज के वोटर्स के ज्यादा हुए, तो एक जो भी वोटर छिटक के जा रहा था वो लार्जली कंसोलिडेट कर रहा है टीएमसी के साथ। अब यहाँ पर मैं बिरहुम में बोलपुर गया था, जो शांति निकेतन का भी क्षेत्र है, तो जहां पे 11-1-2021 में है, इस बार लगभग 5 सीटें आ सकती हैं बीजेपी, क्योंकि मैं वहां गया था और वहां लोगों से मिला था और वहां पर थोड़ा सर्वे वगैरह भी किया था। तो यही 36 सीटें हैं जहां पर बीजेपी को एक सिग्निफिकेंट हिंदू कंसोलिडेशन करने की जरूरत है, क्योंकि हिंदू आबादी अच्छी खासी है, इसके बाद भी टीएमसी इन 36 सीटों पे लीड कर रही है तीनों जिलों में। तो यहां पर जैसा हमने कल डिस्कस किया था, अगर 10% हिंदू वोटर टीएमसी से बीजेपी में शिफ्ट हो जाता है तो वो ट्रांसलेट होता है 5% वोट शेयर में, और 5% जैसे ही वोट शेयर शिफ्ट हो जाता है, स्विंग हो जाता है बीजेपी के फेवर में, तो ये जो 36 में सिर्फ 11 सीटें या 11 सीटें बीजेपी के पास है, ये रिवर्स हो जाएंगी। जो अभी टीएमसी के पास 24 या 25 सीटें हैं वो रिवर्स हो जाएगा। तो 10% हिंदू कंसोलिडेशन जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें होने की आवश्यकता जरूरी है। अब हिंदू कंसोलिडेशन सिर्फ हिंदुत्व के बेसिस पर नहीं हो सकता है, ये महिलाओं का भी एंगर हो सकता है वुमेन सेफ्टी को लेकर के, ये 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, लैक ऑफ ग्रोथ हो सकता है युवाओं में, क्योंकि वहां पर जॉब क्रिएशन नहीं है, लैक ऑफ डेवलपमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मतलब मिक्सचर ऑफ मेनी इश्यूज का रिजल्ट अगर 10% हिंदू कंसोलिडेशन में रिजल्ट करता है तो ये पिछली बार का जो नतीजा है पलट सकता है। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के बैकड्रॉप में तो हिंदुत्व लगातार चल ही रहा है और फ्रंट फुट पर एंटी इनकम्बेंसी को अगर आप ले लें तो बीजेपी के फेवर में अगर ये सारे फैक्टर काम करते हैं तो बात बन सकती है। राशिद जी, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बंगाल में चुनाव प्रचार करते हैं तो वो बार बार हिंदुत्व का एजेंडा उठाते हैं। अब बीजेपी को अगर बंगाल में सरकार बनानी है तो साउथ बंगाल में अच्छी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी और इसके लिए बीजेपी को हर 10 में से 7 हिंदू वोट तो चाहिए ही। बीजेपी ने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए अपनी पूरी टॉप लीडरशिप को बंगाल में उतारा है। हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने में माहिर योगी आदित्यनाथ लगातार बंगाल में रैली कर रहे हैं। उनकी रैली का ही एक हिस्सा आपके सामने रखती हूं। पहले कांग्रेस ने लूटा, फिर कम्युनिस्टों ने नोचा और 15 वर्षों से टीएमसी के गुंडे बंगाल को कंगाल बनाने के लिए सारे के सारे यत्न कर रहे हैं। बंगाल की पहचान काबा से नहीं है, बंगाल की पहचान तो मां काली बाड़ी से है, मां काली बाड़ी से। क्या हो रहा है बंगाल में? धड़ल्ले से गौहत्या होती है, भगवान राम के नाम से चिढ़ है ममता दीदी को। दुर्गा पूजा के समय परमिशन नहीं मिलती है, शोभा यात्रा निकालने पर प्रतिबंधित करती है। यहां पर दुर्गा पूजा के समय कर्फ्यू लगता है। इसी प्रकार की अराजकता 2017 के पहले यूपी के अंदर भी हुआ करती थी। आज वहां पे कर्फ्यू नहीं है, दंगा भी नहीं है, नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। अब मैं इसमें हिंदुत्व के मुद्दे को अगर अलग भी कर दूं, रजत सेठी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत रजत जी आपका भी। अगर मैं इसमें हिंदुत्व के मुद्दे को ही अलग कर दूं, क्योंकि भाई अब वो तो बैकड्रॉप में बीजेपी के है ही और हम इस पर लंबी चर्चा भी कर चुके हैं। मैं केवल अगर ग्रोथ की ही बात कर लूं, जो वो टीएमसी की बात कर रहे हैं, गुंडों की बात कर रहे हैं, वाम दलों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त पश्चिम बंगाल की जनता के सामने है वो ये कि आज की तारीख में राज्य पर 6.5 लाख करोड़ का कर्ज, बंगाल इस कर्ज में डूबा हुआ है। जीएसडीपी का 37% ब्याज चुकाने में ही चला जाता है बजट का 20% हिस्सा।
तो ये तो राशि जी सच्चाई है पश्चिम बंगाल की। अगर आप ये भी कहें कि भाई हिंदुत्व के मुद्दे को कितना भुनाएगी, राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी कितना लेकर आएगी और बाबरी बनेगा या नहीं बनेगा वो तो देखेंगे, पर हकीकत तो यह है कि आर्थिक स्थिति पश्चिम बंगाल की बहुत कमजोर है। 15 साल से तो ममता बनर्जी का शासन है। जी मीनाक्षी, मुझे खुशी है कि आपने ये मुद्दा उठाया। ये बड़ा राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला है। और आप देखिए भाजपा का मैनिफेस्टो, भाजपा ने जिस तरीके के वादे किए हैं और हर चीज में वो कॉम्पिटेटिव पॉपुलिज्म के ऊपर जा रहे हैं। अगर ममता बनर्जी 1600 दे रही है तो कह रहे हम 3000 रुपए देंगे। हर चीज का पैसा कहां से आएगा? बंगाल का तो ये हाल है कि उन्होंने 7th पे कमीशन भी नहीं अभी इंप्लीमेंट किया है और बहुत ज्यादा तमाम राज्यों का बुरा हाल है। दिल्ली में आप देखिए जो भी वादे भाजपा ने किए थे वो अभी पूरे नहीं हो पाए हैं। और वही स्थिति कमोबेश कांग्रेस की भी है हिमाचल प्रदेश में कि कांग्रेस अपने वादे नहीं पूरा कर पा रही है, कर्नाटक में वादे पूरे नहीं कर पा रही है। तो राजनीतिक दल जो है इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। और मैं फिर कहूंगा कि आपने संवेदनशील मुद्दा उठाया, लेकिन एक कॉम्पिटेटिव पॉपुलिज्म है और उसका भाजपा कोई मजबूत जवाब नहीं कि पैसे कहां से आएंगे। जैसे मनमोहन सिंह ने कहा था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, और अब जो पश्चिम एशिया का हाल है वहां का, और उसकी हमें ही उसका बहुत बड़ा तो इसमें क्या ममता बनर्जी का कोई रोल नहीं है? सिंगूर लैंड कांड के बाद वहां पर जमीन के जो अधिग्रहण के भी मामले हैं उसमें भी जो क्लॉजेस है कितने टफ कर दिए गए। मैन्युफैक्चरिंग ठहराव की ही अगर मैं बात करूं तो वहां पर दुर्गापुर स्टील प्लांट को देख के अलावा आप बताएं कौन सा बड़ा प्लांट या छोटा प्लांट पश्चिम बंगाल में लग गया? तो क्या इसमें ममता बनर्जी का फेलियर नहीं है? मीनाक्षी, ममता बनर्जी को हम जितना चाहें दोष दे दें वो तो बंगाल की जनता 4 मई को बता देगी। बात यह है कि मध्य प्रदेश का क्या हाल है, राजस्थान का क्या हाल है, भाजपा प्रदेश की जितने भी राज्य उनका अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। 50 से 60 हजार रुपया हर नागरिक के ऊपर कर्जा है इस समय। तो अगर कोई ऐसा मॉडल है कि जो हमें हो रहा है कि गुजरात में बड़ा अच्छा भाजपा का आर्थिक रूप से मैनेजमेंट है, जीएसटी ने तो और ज्यादा तमाम राज्यों की कमर तोड़ दी है। अगर हम दक्षिण भारत के जी रजत जी, आप इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? अभी हमने जो 2 क्षेत्रों की बात की उसमें से हमने एक उत्तर बंगाल की बात की और अभी थोड़ा दक्षिण बंगाल के कुछ हिस्सों की बात की, और फिर ये मैन्युफैक्चरिंग और जो पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति है वो भी। नहीं देखिए, अगर पोजीशन लेनी है, राशिद जी बोल रहे थे अभी, मेरा ये मानना है कि अगर लेना है तो आप हर सरकार को और इस कोर नीति के विरोध में बोलना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं ममता दीदी अगर लक्ष्मी भंडार योजना करेंगी तो वो ठीक है, भाजपा अगर उसके पॉपुलिस्ट स्कीम्स को काट के दूसरी स्कीम लाना चाहेगी तो खराब है। देखिए, अगर हम ये विषय राजनीतिक पार्टियों पे छोड़ देंगे तो इसका हल नहीं निकलेगा। देश लुट जाएगा लेकिन पार्टियां नहीं सुधरेंगी। तो इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट या किसी ऐसी सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को आके इसको रोकना ही पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। लेकिन जहां बात आती है, जहां पे ममता दीदी फेल होती हैं, वो है नए इंडस्ट्रीज को लेके। कौन सी ऐसी नई इंडस्ट्रीज हैं, नए नए सेक्टर्स हैं जिनमें उन्होंने एक पैसे का भी काम किया हो? आप ठीक है, आपको पॉपुलिस्ट स्कीम्स लगा के जीतना है, आप जीतिए, लेकिन दूसरे सोर्स तो बनाइए जहां से धन की आमदनी, प्रदेश की जो आमदनी है वो बढ़ सके। मुझे लगता है यहां पे कॉन्ट्रास्ट आता है जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि जो नए सेक्टर्स हैं, साइंस टेक्नोलॉजी, मैं खुद खड़गपुर में पढ़ाई किया मैंने, मुझे मालूम है कि एक समय में बंगाल साइंस और टेक्नोलॉजी को लेके कितना अग्रणी रहता था पूरे देश भर में। आज वो साइंस और टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट लोग कहां चले गए? तो मुझे लगता है, लेकिन मुझे रजीत जी ईमानदारी से बताइए, अगर वाकई में ये मुद्दा है तो फिर बाबरी, राम मंदिर, गाय बटेंगे कटेंगे, ये मुद्दे फिर क्यों उठते हैं पश्चिम बंगाल में? और मछली क्यों खाई जा रही है? नहीं, आवाज आई, मछली क्यों खाई जा रही है? हाँ, देखिए, सिर्फ खाई नहीं जा रही है, उसको अच्छे से शोकेस भी की जा रही है खाते हुए। रजत जी नहीं, देखिए, मास्क को लेके जो भ्रांतियां फैलाई गई वो तो गलत है। अगर स्टैटिस्टिक्स देखें, भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी बड़ी पार्टी है तो उसमें 50-60% लोग मांसाहारी नहीं होंगे, तो ऐसा है ही नहीं। तो अब झूठ फैलाने की कोशिश होगी तो उसका काउंटर फिर आपको प्रत्यक्ष रूप से करना पड़ेगा, उसको साइड में करना चाहिए। लेकिन जो मूल मुद्दा आपने बोला कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ममता बनर्जी ने काउंटर पोलराइजेशन करने की कोशिश करी, उन्होंने भरसक प्रयास ये किया कि किसी भी सूरत में मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं हो। जब मुस्लिम वोट की वो एन ब्लॉक देखती हैं तो हिंदू पार्टी बीजेपी भी ये सोचती है कि हमको हिंदू वोट को एन ब्लॉक देखना पड़ेगा। अब आप इसको राजनीतिक रूप से गलत मान सकती हैं कि ये प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए,
तो इस बात पे टिकना होगा, उस बात पे फिर ममता बनर्जी को भी आपको कॉल आउट करना पड़ेगा कि ठीक है। कैसे वो वोट बैंक बना सकती हैं। ठीक है, अगर आप अब मैं समझ गई रजत जी, आपकी बात आ गई है। मैं एक क्षेत्र और जरा इंक्लूड कर लूं, जंगल महल का इलाका। बंगाल के जिस तीसरे रीजन में कल वोटिंग होनी है वो जंगल महल है, और जंगल महल में कुल 40 सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी को 16 और टीएमसी को यहां से 24 सीट मिली थी। इस बार बीजेपी को अपना ये स्कोर भी बेहतर करना होगा, और कोई ना कोई रणनीति तो बनाकर बीजेपी चल ही रही है। जंगल महल रीजन में बांकुरा, झारग्राम, पुरुलिया, पश्चिमी मेदिनीपुर ये जिले आते हैं। सर जिलों के नाम भी हमारे सामने रख दें, ये आ गए नाम। अब बांकुरा, झारग्राम, पुरुलिया और पश्चिमी मेदिनीपुर 80% हिंदू आबादी वाला जिला है बांकुरा। बीजेपी के लिए मजबूत गढ़ है। 21 के चुनाव में बांकुरा की कुल 12 सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ, लेकिन वहीं झारग्राम की चारों सीट बीजेपी हार गई। 81% हिंदू आबादी वाले क्षेत्र पुरुलिया की अगर बात करें तो 9 सीटों में से 6 सीट बीजेपी के पास गई और टीएमसी के पास 3 सीटें आई। 86% हिंदू आबादी वाले पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 सीटों में से बीजेपी के हिस्से 2 सीटें आई। सोचिए जरा, मात्र 2 सीटें, और कितना प्रतिशत हिंदू आबादी का है? 86% हिंदू आबादी का जिला, मात्र 2 सीटें बीजेपी के पास और टीएमसी 13 सीटें ले गई। यानी कि पहले फेज में बीजेपी की नजर उन कमजोर सीटों पर होगी जहां पर बीजेपी देख रही है कि हिंदू बहुतायत में है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी यहां से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। एक बार फिर से जरा मेहमानों के पास हम चलें। अक्षत गोयल जी, एक और जंगल महल का इलाका, हम चर्चा ये करें, जंगल महल वो क्षेत्र है जहां पर बीजेपी अपना परफॉर्मेंस और बेहतर कर सकती है। 86% हिंदू आबादी, लेकिन मेजॉरिटी में टीएमसी। तो इसमें डेफिनेटली जो आपने 4 क्षेत्रों के नाम लिए, पुरुलिया हो गया, पुरुलिया हो गया, बांकुड़ा हो गया, पश्चिमी बीरभूम हो गया और मेदिनीपुर हो गया। सबसे ज्यादा जो एक पोटेंशियल अपसाइड दिख रहा है वो दिख रहा है मेदिनीपुर में। वो शुभेंदु जी का ही इलाका आता है। पिछली बार वो पार्टी में उसी टाइम आए थे। तो मैं तो बोलूंगा कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र में भाजपा की पिछली बार कुछ 10 या 12 सीटें आई थी, जिसमें भी जो एक अपसाइड था उनको वो बंकुड़ा से ही आया था। इस बार वो मेरे को बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। ओवरऑल मेजोरिटी आएगी नहीं आएगी वो एक बात की बात है, बट मेरे को इस ओवरऑल एक एरिया के अंदर, जोन के अंदर एक भाजपा के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट दिख रहा है। टीएमसी की टैली यहाँ पर मेरे को डाउन होते हुए दिख रही है। तो बहुत टफ नहीं है भाजपा के लिए यहाँ पर जीतना, बट ओवरऑल एक कंसंट्रेटेड एफर्ट्स के हिसाब से अगर पूरे क्षेत्र के अंदर ऊपर हो गया, नीचे हो गया। ठीक, और अमिताभ जी, मैं पश्चिमी मेदिनीपुर की ही आपसे बात कर लेती हूँ। जो बात अक्षत गोयल कह रहे हैं कि अब बीजेपी का अपसर्ज हो सकता है, यहाँ पर ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। आपके पास क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं सर? ये यही है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, इसमें ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छा खासा है, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में हमने देखा है कि बीजेपी और उसके एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशंस ने काफ़ी काम जो किया है उसका बेनिफिट इस चुनाव में देखने को मिल सकता है। पश्चिमी मेदिनीपुर क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का बेल्ट है, और क्योंकि वह इस बार भवानीपुर से भी ममता बनर्जी को चैलेंज कर रहे हैं, तो क्लियरली जो एक चेहरे की बात हो रही थी कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है राज्य में ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए, तो वो क्लियरली अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि शुभेंदु अधिकारी ही एक तरह से सीएम चेहरा है, डिफैक्टो सीएम चेहरा है। और क्योंकि उनका क्षेत्र है, तो इस बार यहाँ पर जो है बीजेपी को अच्छे गेन्स की उम्मीद है। अगर यहाँ पर गेन नहीं होता है तो फिर ओवरऑल डिफिकल्ट हो जाता है बीजेपी के लिए जो साइकोलॉजिकल हाफवे मार्क है उसको अचीव करना। तो यहाँ पर डू और डाई की स्थिति है, मैं कहूँगा। शुभेंदु अधिकारी के लिए भी एक टेस्ट है, और यहाँ पर तो सिग्निफिकेंटली हाई हिंदू पॉपुलेशन है, उसमें भी टीएमसी अच्छा करे, क्योंकि जो हम लोग कल बात कर रहे थे कि टीएमसी की हिंदू बाहुल्य सीटों में भी 60% की स्ट्राइक रेट है और बीजेपी की 40, उसको ही रिवर्स करने की जरूरत है बीजेपी को इस बार। ये रजत सेठी, ये कैसे हो पाएगा, ये बताएं कि ये स्ट्राइक रेट ऐसा तो है नहीं कि कोई चमत्कारिक रूप से कोई परिवर्तन हो जाएगा। मैं केवल पहले फेज की 152 सीट पर ही अगर बीजेपी के स्ट्राइक रेट को देखूं, जो 59 पर पहले से ही लग रहा है कि सैचुरेशन पॉइंट पर है, ये बढ़कर कितने प्रतिशत पर जा सकता है, कितनी सीटों तक जा सकता है? देखिए, अगर बदलाव की लहर अगर आ गई तो फिर तो बहुत बड़े बड़े बांध टूट जाते हैं।
और भारतीय जनता पार्टी ने कई सारी स्ट्रेटेजिक चेंजेस लाए हैं पिछले चुनाव के कंपैरिजन में, और मुझे ऐसा लगता है कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं साउथ बंगाल में जिसमें कि लोकल एंटी इनकम्बेंसी को बिल्ड करना, इंश्योर करना कि ग्राउंड नेटवर्क, कार्डर बेस्ड नेटवर्क के थ्रू पेनिट्रेट कर सके नए एरियाज में। ओवरऑल बीजेपी को ये लगता है, और बहुत सारे सर्वेज जो इंटरनल पार्टी के भी हुए हैं, उनको ये लगता है कि जो ग्राउंड स्वेल है, जो नाराजगी है वहां पे ममता बनर्जी सरकार के विरोध में, वो इतनी सफिशिएंट होगी कि अगर 5% स्विंग होता है वोट्स का एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में, तो ये कंसिडरेबल है। और रही बात जो क्षेत्र की हम लोग अभी बात कर रहे थे, ट्राइबल सेंटिमेंट्स पे, ट्राइबल पे कितना काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, ये भी टेस्ट होगा। लेकिन लेकिन सबसे ज्यादा मैं लो ये हैंगिंग जानना फ्रूट चाहती अगर हूँ कि कहीं क्या है, वाकई में कोई लहर वाला चुनाव मीनाक्षी, है भी? मैं बहुत क्विक कमेंट्स के लिए राशि जी आपके पास आ रही हूँ, क्या ये लहर वाला चुनाव है भी? मीनाक्षी देखिए, हमारे मित्र रजत सेठी में उनमें उत्साह ज्यादा है, आत्मविश्वास की कमी नजर आ रही है। खाने की प्लेट दिखा करके वोट हासिल करने का प्रयास हो रहा है, जो कि बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही एक तरीके का अनाड़ी और बचकाना रूप लगता है। क्या मछली खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। बंगाल की देखिए एक पूरा का पूरा एक वह जाति सत्ता की बात है, और उसको कल्चरल भारतीय जनसंघ का जो था जन्म जो था वो बंगाल में हुआ, लेकिन बंगाल में भाजपा कभी भी पैर नहीं जमा पाई। तो इसका आत्मचिंतन की मैं तो जरूरत है। सर ये उसके जानना लिए चाह रही हूँ कि narrative- कल जब 3 बजे राजधर में आप सभी मेहमानों के साथ में चर्चा कर रही होंगी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ से कुछ तो डेटा लेके मैं कल को कोट करूंगी। अमिताभ जी, एनी डेटा यू वांट टू प्रिडिक्ट विच आई कैन कोट टुमारो? प्रेडिक्शन का जो काम है वो सबसे रिस्की काम है। तो देखते हैं कल कैसे वोटिंग होता है, फेयर फैक्टर कितना काम कर रहा है, सेंट्रल फोर्सेस है। सर सेंचुरी बीजेपी लगाएगी या नहीं, उस पे हाँ ना तो बता दीजिए। देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि बीजेपी अगर इस फेज में सेंचुरी नहीं मार रही है तो ये चुनाव नहीं जीत सकती, क्योंकि साउथ बंगाल जो प्रेसिडेंसी का क्षेत्र, जो 142 सीटें जो दूसरे फेज में भी होने वाली हैं, प्रेसिडेंसी में भी, क्योंकि आरजी कार वहां पर हुआ, एक काफी ज्यादा नाराजगी अपर कास्ट हिंदूज जो कि कोर वोट ब्लॉक है टीएमसी का, उसमें देखने को मिल रहा है। और वहां पर एसआईआर डिलीशंस भी सबसे ज्यादा हुए हैं, तो एसआईआर डिलीशंस का भी जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंसी जोन में हमको देखने को मिलेगा। आपने मुझे सब समझा दिया, बस आपने मुझे नंबर नहीं दिया कि 100 का आंकड़ा कल के फेज में क्या बीजेपी स्कोर कर पाएगी या नहीं। खैर, आज चर्चा में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया अक्षत गोयल जी, रजत सेठी जी, राशिद किदवई जी, अमिताभ जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।